बेबाक मुंसिफ में आज बात उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों को और ज्यादा हवा दे दी है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। बेबाक के इस मंच पर बात बिहार की सियासत में आज आने वाली तब्दीलियों की करेंगे, क्योंकि बिसात अब बिछ चुकी है, मोहरे फिट कर दिए गए हैं और अब जंग का ऐलान भी हो चुका है। जिस सवाल को एनडीए बार बार कुरेदकर महागठबंधन को जख्म देने की कोशिश कर रहा था, उसका जवाब महागठबंधन ने ऐसा दिया कि घाव अब एनडीए को दे दिया है। दरअसल महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम पर सीएम उम्मीदवार के तौर पर मुहर लग गई है। वैसे भी तेजस्वी खुद को हर सभा हर मंच पर सीएम के तौर पर पेश कर रहे थे, पर कांग्रेस किसी न किसी बहाने उन्हें सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने से अब तक बच रही थी। लेकिन अशोक गहलोत की सलाह पर महागठबंधन ने मान लिया और साथ ही साथ मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम होंगे, इस बात को भी कबूल कर लिया। आरजेडी और कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन ने इन दोनों के नाम को आगे बढ़ाकर शुरुआती फतेह हासिल कर ली। लेकिन क्या यह वाकई मास्टर स्ट्रोक है या तेजस्वी के नाम से ग्राफ गिर जाएगा, उस पर करेंगे आज बातचीत। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव समेत कुछ अहम बयानों को आप भी सुनिए। बिहार का एक एक नागरिक आज प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें मालूम है उचित प्रतिनिधित्व सबको मिल रहा है और सही सरकार अब आ रही। सर, मुकेश सहनी एक भी विधायक नहीं, कांग्रेस कितने विधायक होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री की कांग्रेस ये नहीं है कि किसके कितने विधायक हैं, हर सामाजिक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और मिलेगा। कि भाई हमारा तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कहा तो गया कि उसमें ये आगे और भी उप मुख्यमंत्री के नाम सामने आएंगे। यहाँ भी तो ऐलान किया जा सकता था ना सर। हाँ? क्यों नहीं किया गया सर ऐलान? जब समय आएगा कर दिया जाएगा। तो महागठबंधन कह रहा है ये मास्टर स्ट्रोक है। तेजस्वी यादव ने सवालों की लंबी लकीर खींच दी। नीतीश कुमार को लेकर जो संशय है उसको एक बार फिर से हवा दे दी और कहा कि एनडीए ने अब तक कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अशोक गहलोत ने तो नीतीश कुमार की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया, कहा कि उनको एनडीए वाले अब सीएम नहीं बनाएंगे और अब खलबली जेडीयू में भी जाहिर तौर पर है। लेकिन एनडीए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी यादव के सीएम पद का ऐलान जबरन करवाया गया है, ये जनता तक भरोसा नहीं पहुंचा पाएगा, अब महागठबंधन खत्म है। तो वहीं सम्राट चौधरी ने कहा महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सपना देखा, लेकिन लालू यादव ने कांग्रेस और बाकी दलों को टॉर्चर करके अपने बेटे तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनवा दिया। बीजेपी तो यह भी मान रही है कि तेजस्वी के नाम से लोग अब जंगलराज को याद करने लगे हैं। रविशंकर प्रसाद है बीजेपी नेता, उन्होंने दुखती रग छेड़ दी। उन्होंने कहा गठबंधन होगा तो सीएम फेस होगा, लेकिन जब गठबंधन ही नहीं है तो सीएम फेस का आएगा। 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है गठबंधन। क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और रविशंकर प्रसाद ने, वो बयान भी आप सुन लीजिए। लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके, सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराध। अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही
मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। तो अब चर्चा शुरू करेंगे, क्या वाकई महागठबंधन का ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर बीजेपी जेडीयू जो कह रही है कि कांग्रेस ने दबाव में आकर यह फैसला लिया है, टॉर्चर उन लोगों को किया गया। दबाव इसलिए भी क्योंकि सीट शेयरिंग में जो बिगाड़ हुआ वो आरजेडी ने किया और कांग्रेस सबको समेटती नजर आई। आज भी वही हुआ। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार तौकीर आलम और मंटन सिंह ने नाम वापस लिया, लेकिन आरजेडी वहां पर चुनाव लड़ रही है जिसकी तस डटी हुई है। मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम होगा, ये कह कहकर मुकेश सहनी ने अपने नाम का ऐलान तक करवा दिया। इसलिए आज जेडीयू ने भी सवाल पूछा, सोशल मीडिया पर लिखा 2.5% वाले मल्लाह समाज को लड्डू और मुसलमानों को मिला कद्दू। लेकिन जब यही सवाल मुंसिफ टीवी ने मुकेश सहनी से किया तो उन्होंने कहा 2.5 और 4% की बातें गलत है, हम लोग 10% हैं। क्या बिहार में मल्लाह समाज की आबादी वाकई 10% है? जानेंगे आज की चर्चा में यह भी। लेकिन मुंसिफ टीवी से बातचीत में मुकेश सहनी ने क्या कहा था इस सवाल के जवाब में, वो आप सुन लीजिए। आप बिहार में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं सर, 4% आपकी आबादी है, कहा जा रहा है 17-18% मुस्लिम आबादी है, लेकिन उसके बाद मुस्लिम को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, आपको उम्मीदवार बना दिया गया। ये गलत जानकारी है। 4% नहीं 10% हमारी आबादी है बिहार में। और रहा कि आप ये टेंशन मत लीजिए कि हम किनको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। सरकार अभी ये है कि तेजस्वी जी और मुकेश सहनी के नेतृत्व में सरकार बनना है। इस सरकार में सभी जाति सभी धर्म को सम्मान मिलेगा। तेजस्वी जी का हमेशा कहना रहा A to Z की हमारी पार्टी है, हमारी गठबंधन A to Z की है। हमारे साथ जो रहेंगे उनको भी हम सम्मान देंगे, जो लोग नहीं होंगे उनको भी सम्मान देंगे। कहने के लिए कहते हैं कि ब्राह्मण हमको वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता, वो भी हमको वोट देता है। और जब देखिएगा सरकार होगा तो ब्राह्मण का भी जगह हम बनाएंगे। और आज जो वोट दे रहे हैं तो सुना आपने, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 10% है। अगर मल्लाह 10% है तो उसकी हकीकत क्या है वो भी आज जानेंगे। लेकिन इस बीच आज चुनावी रैलियों में खूब हल्ला बोला गया। जेपी नड्डा ने कहा आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी। प्रशांत किशोर पीके बोले लालू राज की याद दिलाएंगे तेजस्वी यादव। रविशंकर प्रसाद बोले 90 फेल बिहार कैसे संभाल पाएगा। तेजस्वी यादव ने भी करारा हमला बोला, कहने लगे विजन नहीं है इन लोगों के पास, हमारा मैनिफेस्टो लगातार कॉपी कर रहे हैं। सवाल आज बहुत कुछ पूछे गए। इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आएंगे और चुनावी शंखनाद समस्तीपुर से करेंगे, कर्पूरी ठाकुर के सरजमीन से करेंगे। तो शुरू करते हैं बिहार की राजनीति पर आज का सबसे बड़ा डिबेट शो बेबाक मुंसिफ, जहां आज मैं करूंगा सवाल और सभी पार्टी के प्रवक्ता देंगे जवाब। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं नदीम अंसारी, जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बेबाकी से हर सवाल का जवाब देने का ढंग इन्हें आता है। बहुत बहुत स्वागत आपका। कुणाल किशोर जी मेरे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे, स्पोक पर्सन है जनता दल यूनाइटेड के, शांति से लेकिन धैर्य से अपनी बात रखने में माहिर है। और धीरज कुमार पांडे हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते नजर आएंगे। धीरज जी आपका भी स्वागत। कुछ ही देर में राकेश रंजन जुड़ जाएंगे, आरजेडी के प्रवक्ता होंगे, और प्रिया सिंह भी जुड़ेंगी, वीआईपी का विकासशील इंसान पार्टी का पक्ष रखते नजर आएंगे। लेकिन नदीम अंसारी जी, चर्चा का आगाज आपके साथ करने जा रहा हूं मैं। अब आप कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है, बीजेपी कह रही टॉर्चर है, ऐलान करो तो भी फंसेंगे, नहीं करो तो भी फंसेंगे। लेकिन ये टॉर्चर वाली बात मुझे ज्यादा सही इसलिए भी लग रही है क्योंकि कांग्रेस रही बैकफुट पर। यात्रा आपने निकाली वोटर अधिकार, सीट पर आप 70 से 61 पर खिसक गए। सबसे ज्यादा वही सीटें है जहां पर कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी लड़ रही है। नाम वापस लेने की बारी आए तो मंटन सिंह, तौकीर आलम आपके नेता है। क्या वाकई में कांग्रेस बैकफुट पर है या फिर अशोक गहलोत ने सब कुछ संभाल लिया है? देखिए, यहाँ बैकफुट और फ्रंट फुट की बात नहीं है, यहाँ सीधा स्ट्रेट ड्राइव की बात हो रही है कि बिहार को कुशासन राज और पलायन उद्योग चलाने वाले, गुंडा राज चलाने वालों से कैसे निजात दिलाया जाए। अब कल तक यही लोग पानी पी पी करके ये बोल रहे थे कि बिना दूल्हा का बारात है, मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं कर रहे हैं, चेहरा इनका कौन होगा। तो आज चेहरा भी है और हमारे पास विजन भी है, तो फिर इनको याद आ रही है। अभी मैं दूसरी एक जगह बैठा था, वहां ये लोग बात कर रहे थे कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी नहीं थे, खड़गे जी नहीं थे, फोटो भी नहीं थी, बात फोटो नहीं थी, वही मैं तस्वीर भी नहीं थी। मैं शुरू किया हूं तो उसका जवाब भी देने के लिए शुरू किया हूं। हमारे यहाँ पार्टी 2 लोगों से नहीं चलती है, सिर्फ भाजपा 2 लोगों की पार्टी है, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री। तो हमारे यहाँ बिहार जब राज्य की बात होती है तो बिहार में हमारा जो चेहरा है उस चेहरे की तस्वीर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अच्छी तरीके से दिखी है। इसलिए दिखी है
उसके ऊपर जिम्मेदारी दी जा रही है, वो जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं। तो इसलिए उनके काम में कहीं से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो बिहार को चलाएंगे। बिहार अब तक जो दिल्ली से चलता आया है वो दिल्ली से नहीं, अब बिहार से चलेगा। ये डबल इंजन कहते हैं, ये क्यों नहीं सिंगल इंजन कहते हैं? डबल इंजन कहने का इनका मतलब ही होता है कि एक जो है बिना ईंधन वाली इंजन बिहार में है और एक बिना ईंधन वाली जो है इंजन वो दिल्ली में है। तो हमारे यहाँ भाई एक इंजन से गाड़ी चलती है, डबल इंजन वाले हम लोग नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने ज्वाइंटली पूरे हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथ बैठ करके हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप मीडिया साथियों का हर एक सवालों का जवाब दिया। अब भाजपा वाले कह रहे हैं बार बार कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी की तस्वीर नहीं, तो तस्वीर का मैंने जवाब आपको दिया। अब आइए, राहुल जी नहीं थे, खड़गे जी नहीं थे, जो थे वो हमारे राजस्थान के एक बड़े कद्दावर नेता जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो थे। अब ये बताइए कि ये एनडीए वाले हमको पहले 2 सवाल का जवाब दें। पहला कि उनका ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्या उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा साहब आएंगे? अगर आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं आपको आगे का जवाब दूंगा। तो ये लोग सिर्फ दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, अपनी जब बारी आती है तो दाएं बाएं झांकते हैं। इसलिए इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई विजन है। इसलिए पहले ये लोग खेलते रहे कि चेहरा ठीक है, सारी बातें आपने क्लियर कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति पर वापस मैं आपसे जानना चाहूंगा। जेडीयू की, बीजेपी की स्थिति वो मैं उनसे पूछ लूंगा। कांग्रेस की स्थिति के बारे में इसलिए जानना चाह रहा हूं कि टॉर्चर कांग्रेस को किया गया या नहीं, वो मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी भी कई सीटें ऐसी है जहां पर आरजेडी आपके खिलाफ लड़ रही है और नाम वापस कौन ले रहा है? मंटन सिंह, तोकीर आलम, जिनको आपने सिंबल दिए पार्टी के। अब ये दबाव है आपके ऊपर। तोकीर आलम ने बराड़ी से और परनपुर से दोनों जगह से उन्होंने नॉमिनेशन किया था, तो इस हाल में एक जगह से उनको वापस लेना। मंटन सिंह जी इसलिए कि वहां जो पहले से आरजेडी के हमारे सिटिंग विधायक थे, इसलिए मंटन सिंह जी लिए हैं। और बाकी जगह देखिए सीपीआई-एमएल के साथ ही भी लिए हैं। और कल जब आपको सुबह होगी और अखबार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ हम लोग 243 सीट पे ही हैं। जो भी लोग गलती से या जैसे भी नॉमिनेशन किए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के इस ठगबंधन की सरकार से, इस गुंडा राज की सरकार से लड़ेगी। और 14 नदीम अंसारी, आज दिल तो दुखा होगा राजेश राम जी का। अनाउंस कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। मुकेश सैनी को आपने डिप्टी सीएम अनाउंस किया, मल्ला वोट बैंक आपको भी चाहिए। राजेश राम जी का भी नाम ले लेते, बहुत मेहनत कर रहे थे पिछले कुछ समय से। आज दिल दुखा होगा उनका वाकई। किसी का दिल नहीं दुखा है। आप अगर किसी को गौर से सुने होंगे तो जब डिप्टी सीएम की बात आई, उसी का अगला लाइन हमारे गहलोत साहब का था कि और भी कुछ डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे सामाजिक न्याय के मद्देनजर। तो वो हमारे पार्टी से वो बनेंगे और जब बनाएंगे, देखिए, अरे जब आपकी पार्टी से आपको बनाना तो फिर ऐलान आज भी कर देते और मजबूती आ जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कब कैसे क्या खेलना है ये मेरे ऊपर छोड़िए ना कि हमको कब कैसे खेलना है। बताए कि ये लोग बैक फुट, फ्रंट फुट, वो सब हो गया। देखिए, सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हो तो फिर सामाजिक न्याय में बड़ा सवाल यह भी बनता है कि एक तरफ 18% आबादी है मुस्लिम समाज की, उसको दरकिनार करते हुए 2.60% वाली आबादी मल्ला, वहां आपने डिप्टी सीएम का ओहदा और पद दे दिया। बाद में बनाएंगे वो अलग मैटर है। बाद में तो अभी तेलंगाना में भी बन ही रहे हैं, कब से नहीं बने यहाँ भी, है ना? बाद वाला सीन तो रखना ही नहीं है। बार बार कांग्रेस के ऊपर ये इल्जामात आयद होता है कि हम मुसलमानों का अनदेखा करते हैं, मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। मुसलमानों को अगर ये एनडीए वाले मुसलमान समझते हैं तो सबसे पहले इनके गृह मंत्री बिहार में आए, घुसपैठिया किसको कहे? पंचर बनाने वाला। कपड़ा से पहचानते हैं किसको कहे? तो मुसलमान। और तो वही तो नदीम अंसारी जी, आप समझ रहे हैं ना कि उधर से मुसलमान डरे हुए हैं, जाना इनको कहीं है नहीं, ओहदा और पद इनको देने की जरूरत नहीं है, वोट तो हमारा ही है। तो वोट बैंक की समझ रहे हैं जाहिर तौर पर आप भी। देखिए, इस मुल्क की आजादी में सबका लहू शामिल है और ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। इसलिए मुसलमान ना डरा था, ना डरेगा, ना कभी डरने वाला है। ये मुसलमान को डरता कौन है भाई? चलो, 3 राज्यों में आपकी ऑलरेडी सरकार है, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनाने में मुस्लिम वोट बैंक का क्या अहम रोल रहा? कितनी सीटें, कितने क्या मंत्री पद क्या दे दिए आपने?
बताएंगे तेलंगाना में कितने हैं मिनिस्टर्स? बिल्कुल, वहाँ हमारे मंत्री हैं। तेलंगाना में कौन, नाम बताइएगा? वहाँ हमारे डिप्टी सी, वहाँ हाउस के जो चेयरमैन है वो है, सभापति वहाँ पे हमारे हैं तेलंगाना में। बिल्कुल, नाम बताइएगा फिर तो आप नदीम अंसारी। नाम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, टू बी वेरी फेयर। तेलंगाना में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, ना तो एमएलसी है, ना ही मंत्री पद पर है, ना ही कोई डिप्टी सीएम है। नहीं, डिप्टी सीएम नहीं है। असल में नदीम अंसारी तेलंगाना में भी यही हुआ, कहा गया था कि बाद में देंगे, और अब वो बात दरअसल 2 साल बीत चुके हैं, अब तक आया नहीं है। लेकिन अब जेडीयू की तरफ रुख कर लेते हैं। कुणाल किशोर जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मुस्लिम वोट बैंक आपको भी चाहिए, और जो आपने स्टोरी आज सोशल मीडिया पर जो पोस्ट बनाकर शेयर की, उसमें जाहिर तौर पर यही लिखा कि 2.5% वालों को मिला लड्डू और 18% वालों को कद्दू। मुस्लिम वोट बैंक चाहिए आपको, मतलब ये तो तय है। देखिए, सबसे पहले नमस्कार आपको। देखिए, हम लोग वोट बैंक नहीं, वोटर्स की चिंता करते हैं। हम चिंता उन वोटर्स की करते हैं जिनको किसी कारण से उनको लाभ नहीं मिल सका है या लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के सारे गठबंधन के साथियों का मैंने पीछे देखा, कितनी बेचारगी कांग्रेस के अंदर थी। खुद अनाउंस कर रहे थे, लेकिन उनके एक मेंबर के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। लग रहा था किसी ने गले पे बंदूक डालकर, कंधे पर बंदूक रखकर उनको मजबूर किया जा रहा है, वही जब तक आप सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं करोगे, हम ना तो कोई पब्लिक रैली करेंगे और ना ही हम लोग चुनाव साथ में लड़ेंगे। आप देखिए, लोकतंत्र का कितनी बड़ी विडंबना है कि एक सीएम कैंडिडेट को अनाउंस करवाने के लिए नेता प्रतिपक्ष, जो भविष्य के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अपने आप को बताते हैं, वो पिछले 5 दिनों में जहां हमारे मुख्यमंत्री महोदय कई पब्लिक रैली को कर चुके हैं, वहीं तेजस्वी यादव जी इस उम्मीद में धरना दे रहे थे अपने घर में कि जब तक मेरा नाम नहीं आएगा, जब तक मेरा नाम अनाउंस नहीं किया जाएगा, मैं कोई पब्लिक रैली को एड्रेस नहीं करूंगा। ये सच्चाई है इंडिया ब्लॉक के साथियों का। लेफ्ट की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्या मिला इन्हें? मैं लेफ्ट को मानता हूं कि लेफ्ट कभी सत्ता का हिस्सा नहीं रहा है, लेफ्ट की बातों को समझा सकता है, लेकिन कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि 19 विधायक वाली पार्टी ये कहे कि हम बाद में सब कुछ तय कर लेंगे, और जिसके पास शून्य विधायक हो, शून्य सांसद हो, शून्य राज्यसभा, शून्य एमएलसी, उसे डिप्टी सीएम कहा जा रहा हो, और वो तब जब वो चुनाव ही नहीं लड़ रहा हो। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी दूरदर्शिता है, और बिहार की जनता अपनी बारीक नजर से इन सारे घटनाक्रम को देख रही है। मैं एक पॉलिटिकल, लेकिन दर्द तो हुआ होगा किशोर जी, दर्द तो हुआ होगा। वहां ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, बाकायदा ऐलान भी हो गया, अनाउंस भी हो गया। अब तक आप ही लोग मांग कर रहे थे कि ऐलान करो, फिर अगर तेजस्वी यादव है तो भर भर के सवाल आप ही तो पूछ रहे थे, अब उन्होंने जवाब दे दिया ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आपकी कब होगी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, दर्द उन्हें होना चाहिए जिनको कुछ कमी हो। हम लोग तो पिछले 20 साल से बिहार की सेवा कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय लगातार 20 साल से सत्ता संभाल रहे हैं, शासन संभाल रहे हैं, नीति निर्धारण कर रहे हैं, और घोषणा उन्हें करनी पड़ती है जो अस्पष्ट हो। कुणाल जी, हमारे यहाँ बिल्कुल 17 अक्टूबर की शाम 4 बजे एनडीए अलायंस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो नहीं हो पाई। अगले दिन खबरें यह थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी ऐलान किया जाए कि सीएम नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे एनडीए के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई, और लगातार टाला जा रहा है। और ऐसे में वो बयान बार बार याद आते हैं, जब चिराग पासवान पहले जो कहते थे कि सीएम नीतीश की क़यादत में चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2 दिन पहले कह चुके हैं विधायक दल चुनेगा। अमित शाह बार बार कह रहे हैं विधायक दल चुनेगा। शंका तो है जेडीयू के मन में। अब आपको अमित शाह साहब का एक बयान, जिसमें वो मुख्यमंत्री बनने की विधायी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, वो बयान याद आता है। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जो आज ही के दिन छपरा में 50,000 भीड़ में बोलते हैं, 50,000 की संख्या में बिहारियों के बीच, मतदाताओं के बीच में कहते हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम थे। किशोर जी, आप भी जानते हैं, नीतीश कुमार ही आप भी जानते हैं, आखिरी जो फैसला होता है वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं, अमित शाह खुद लेते हैं अपने हाथों से। बस मुझे 1 मिनट समय दिया जाए। आपको ये याद नहीं आता है कि बिहार के सभी दलों के अध्यक्ष ने, बिहार के सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तर पे, लोकसभा स्तर पे, जिला स्तर पे कार्यकर्ता सम्मेलन किया, और सबने एक ही नारा लगाया, 25 से 30 फिर से नीतीश। ये बातें शायद विपक्ष के लोगों को और मीडिया के लोगों को समझ में नहीं आती। अब देखिए, टीवी पर आपको शायद बोलना पड़ रहा है, लेकिन अंदर खाते ये तकलीफ मैं समझ पा रहा हूं कुणाल किशोर जी। जब तक गृह मंत्री अमित शाह ऐलान नहीं करते हैं, वो डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीएम फेस का ऐलान खुद पर्ची खोलकर नीतीश कुमार को करना पड़े। समझ रहे हैं आप बात को?
अमित शाह ने सीएम पद का ऐलान, सीएम पद का चयन बिहार की जनता करती है। हाँ। बिहार की जनता करती रही है। हाँ। और बिहार की जनता ने, बिहार के वोटरों ने माननीय नीतीश कुमार जी को, चलो छोड़िए, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? क्या जेडीयू उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होगी? और क्या जेडीयू चाहती है कि उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश कुमार को सीएम फेस अनाउंस मतलब किया जाए? क्या जेडीयू समेत किसी एनडीए के साथी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग की है? हम लोग प्री डिफाइंड है, सेल्फ डिफाइंड है और पब्लिकली डिफाइंड है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार जी ही गठबंधन के चेहरा हैं और नीतीश कुमार जी ही अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पे बिहार की सेवा देंगे। यह स्पष्ट है, प्री डिफाइंड है। मैं जब धीरज जी से भी पूछूंगा ना तो वो भी कह देंगे सीएम नीतीश कुमार की क़यादत में हम चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम फेस हमारे वही हैं। लेकिन जब तक इस देश में गृहमंत्री अमित शाह बाकायदा अपने मुंह से नहीं कह देते, शायद तब तक वहां पर विराम नहीं लगेगा इस खबर पर। क्यों धीरज जी, सही कह रहा हूं ना मैं? धीरज जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपसे जानना चाह रहा हूं मैं। अब ये जो कयास है ना कि सीएम नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, ये तब जाकर खत्म होंगे जब गृहमंत्री अमित शाह खुद अपने मुंह से इस बात का ऐलान करेंगे। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिस तरह से आज हुई है, वही तस्वीर हम देखेंगे, तब इस बात पर आएगा यकीन सबको। आज तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एंकर कम डॉक्टर ज्यादा हो गए हैं, सबके दिलों का दर्द चेक कर रहे हैं। हाँ। ये नया प्रोफेशन भाई, आपको मुबारक हो, बधाई हो इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहा हूँ नदीम जी को, वो दिख रहा है। आपने नदीम जी को तो ज्यादा दर्द दे दिया। अभी जस्ट पहले वाले हमारे साथ डिबेट में थे, वहां का दर्द अभी निकाल रहे थे। ये हम एक ही चैनल पर थे। 18% नदीम जी जवाब दे दीजिए ना, 18% में भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया आपको। आप सामाजिक समीकरण कह रहे हैं। वाले को 18% वाले को आप, मुझे बोलने दीजिए, मैं सवाल कर रहा हूं, आपने बहुत सवाल दिए। आप सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं, परिवारवाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता विधानसभा में प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, विधानमंडल में राबड़ी देवी जी, भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी जी कहाँ चले गए? इसका भी जवाब दे दीजिए। पिछले डिबेट का बाकी रह गया था, मैं तो पूछ ही रहा था आपसे। इन सब का जवाब देते जाइए। सामाजिक समीकरण, सामाजिक कहाँ समाज है भाई? एक परिवार है क्या? कोई दूसरा युवा नेता नहीं है क्या? और जिनसे आपने अनाउंसमेंट करवाया, अशोक गहलोत जी, तो खुद ही एक युवा नेता से वहां पे कंपटीशन किए बैठे हैं, सचिन पायलट जी। कितने योग्य, कितने सुचारू उम्मीदवार। और दूसरे युवा नेता कहाँ थे? राहुल गांधी जी कहाँ थे भाई? पूरे पीसी में गायब थे। आपने हमारे अध्यक्ष, मैंने इनको जवाब दिया कि हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह रखा है, पूरा उनका बजाबता, वो मतलब बाइट भी है हर जगह, कि नीतीश जी आज भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे नेता है और पुनः कल जब सरकार आएगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे विद्वान प्रवक्ता, साथी प्रवक्ता ने कहा कि हमने हर जिले में बैठकें की और पांचों हमारे दलों के जो लोग हैं एक मंच पे रहे। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हम सिर्फ दलों का गठबंधन नहीं, दिलों के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सारी चीजें डे 1 से क्लियर है। हमारी सारी सूची आई, हमने अपने सारे प्रत्याशियों की घोषणा की। धीरज जी सारी बातें क्लियर हैं, धीरज जी सारी बातें क्लियर हैं, बहुत बहुत मुबारक आपको। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बाकायदा उसी तरीके से ऐलान किया जाए जैसे आज हुआ कि सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव हैं, सीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार है, ये सुनना चाहते हैं हम। 20 वर्षों से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, थे और आगे भी रहेंगे। ये एक एक कार्यकर्ता पांचों दलों का जानता है, सबके मन में ये बातें क्लियर है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी औपचारिकता इनके पास रह जाती है, क्योंकि चलिए इसमें ट्विस्ट लाते हैं थोड़ा सा। चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार के फेस पर हम लड़ रहे हैं चुनाव। गृहमंत्री अमित शाह की उनसे होती है मुलाकात, 18 मिनट की मुलाकात में चिराग पासवान का स्टेटमेंट बदल जाता है। वो आते हैं और कहते हैं कि विधायक दल की बैठक होगी, वहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, उसके बाद हम बताएंगे आपको कौन होगा। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि जब अमित शाह मिलते हैं 18 मिनट की मुलाकात, वो वहां अंदर क्या मंत्र चलते हैं, ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया उन्होंने कही। कभी भी ऐसा होता है तो चुनाव होता है, नेता जो, अरे तो यही जवाब वो भी दे रहे थे ना अब तक। नहीं तो वो बताए कि इसमें चुनने की आवश्यकता कहाँ है? हम 20 वर्षों से, देखिए बिहार में चुनाव एनडीए लड़ रहा है, पहली बात इसको क्लियर कर ले। जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए की तरफ से देश में प्रधानमंत्री हैं, ठीक उसी प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के बिहार में चेहरे हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये कोई एक दल नहीं लड़ रहा है, पूरा दिलों का गठबंधन लड़ रहा है, जिसके दो बड़े चेहरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी हैं, और दोनों हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं। और जो हम बार बार डबल इंजन कहते हो, तो ये दोनों वो इंजन है जिन्होंने, एक ने देश को अगर गौरव गाथा लिखी है तो दूसरे ने बिहार की गौरव गाथा लिखी है।
जब भी बिहार की गौरव गाथा लिखी जाएगी, गौरव गाथा पे भी कर लेंगे बात, लेकिन अब तक आप दोनों ने, किशोर जी, ना आपने ना धीरज जी, आपने ये बताया कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर होगी कब, अब तक नहीं बताया। आधा घंटा बीत चुका है प्रोग्राम को। नरेंद्र मोदी जी उसके महानायक के रूप में नजर आएंगे। और रही बात, तो हमारे एक प्रवक्ता ने जो एक बात शायरी सुनाई थी कि किसी के बाप का नहीं है, मैं कहता हूं कि हसरते दौलते शोहरते चाहते ये किसी की होती नहीं। कल जहां आप थे आज कोई और है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, ये भी एक दौर है, इसको याद रखिए। दौरे जमात एक साथ नहीं रहता। आप विरोध करते थे, आपके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई थी, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। आपके आपने हो गया ना मुशायरा खत्म, अब आते हैं ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हो गया। अभी भी मैं वहीं बैठा हूं, देखो आप कहां से कहां घूम के आ गए। घूम के नहीं आए, मैंने जवाब दिया इनको। कब होगी धीरज जी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस? कांग्रेस के खिलाफ, आरजेडी कांग्रेस के धीरज जी कब होगी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस? कब से यही एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपको। मैंने फिर कहा कि इसकी जरूरत कहां है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं भाई, है एस्टैब्लिश नेता है हमारे। कुणाल जी, आपको नहीं लगता कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बाकायदा वहां पर ऐलान हो नीतीश कुमार के नाम को लेकर, ये ज्यादा अच्छा होगा? आवश्यकता नहीं है, हम उनके चेहरे पे चुनाव। कुणाल किशोर जी, ज्यादा अच्छा नहीं होगा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो इस नाम का? बिल्कुल धीरज जी सही कह रहे हैं। आपको नहीं चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? फिर तो पप्पू यादव की बात पे मुझे यकीन आ रहा है धीरे धीरे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या है, यहाँ तो पब्लिक कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं ना। अरे 17 अक्टूबर की वो सुबह, फिर से मैं याद दिलाऊंगा, 4 तारीख को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो टली। 18 अक्टूबर को संजय झा और ललन सिंह को डांट पड़ती है, बाकायदा सीएम नीतीश कुमार कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, उसमें सीएम का नाम का ऐलान भी होना चाहिए। पूरी डिटेल मीडिया के पास पहुंचती है, पता नहीं आपके पास क्यों नहीं है। प्रिया सिंह जुड़ी हैं, वीआईपी की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रिया आपका भी मेरे साथ चर्चा में आप शामिल हुए। प्रिया जी, मामला दरअसल अब यह है कि जेडीयू ने एक पोस्ट शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पर, लिखते हैं कि 2.60% वालों को लड्डू, मुसलमानों को कद्दू, जो कि 18% है। इस पर जवाब आपका। और दूसरा बड़ा एलिगेशन यह है कि ना कोई सांसद ना कोई विधायक, लेकिन डिप्टी सीएम चुनाव से पहले पद मिल चुका है। अच्छा जी, पहली बात है कि ये लोग ऐसे डिस्कशंस एनडीए ही कर सकती है। एनडीए के पास इतना फुर्सत है, ये कॉपी कैट तो हमेशा से रही है, इनके पास बेरोजगारी का तो काम पड़ा है, क्योंकि इनके पास ना जैसे सोने के प्लेट में इन लोगों को सारी सुविधा परोस दी गई है, ठीक है। और जनता 20 वर्षों से इंतजार कर रही है कि अब जाके कुछ हमारे लिए काम होगा, युवाओं के रोजगार के लिए काम होगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम होगा, जो कि कभी हो ही नहीं सकता है। तो इनके पास बचा क्या, क्योंकि इनके पास तो कोई काम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले चीजें आपको सामने आई होंगी कि रिटायर्ड कांस्टेबल, जो नीतीश कुमार जी के रिटायर्ड कांस्टेबल, उनके पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। एक मतलब कांस्टेबल और उसके पास करोड़ों की संपत्ति, जरा सोच के देखिए, ये बहुत ही चर्चा का विषय अभी बना हुआ है। तो उसी तरीके से इन लोगों को लगता है सत्ता बनी रहे और हम लोग इस सत्ता पे राज करें। अब हम लोग आते हैं, अब तो ये जातिवाद पे खेलना बंद कीजिए, ठीक है। लड्डू आप ही लोग बांटे भाई, हम लोगों को जनता एक जैसी दिखती है और जनता पे हम लोग काम करना जानते हैं। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और महिलाओं के भी रोजगार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आए अब हम लोगों को डिप्टी सीएम, एक भी विधायक नहीं। तो ऐसा है कि अब कोई हमारे 4 विधायक बने थे जिनको आप लोग लेके लूट के चले गए, खरीद करके बकायदा लेकर चले गए, ठीक है। अब किसी ने ईमान बेच दिया हो तो इसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं, हम तो जनता के लिए हमेशा से खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे जो आदरणीय भाई मुकेश सहनी जी हैं, वो उनका हमेशा से नारा रहा है कि हमारा आरक्षण हमें मिले। आरक्षण के साथ साथ जो गरीबी रेखा के नीचे है उन लोगों के लिए भी हम लोग काम करेंगे और वो कर भी रहे हैं। तो ये लेकिन प्रिया जी, एक बड़ा तबका है सोशल मीडिया पर, वो दरअसल ये कह रहा है कि खुद के मुंह से 4-5 बार बोल बोलकर, फोन कॉल्स ना उठाकर ऐसा प्रेशर बना के बाकायदा ऐलान करना पड़ गया उन्हें। ये प्रेशर कभी नहीं था, ये हमेशा से महागठबंधन के बीच में ये चीजें क्लियर थी। और इन लोगों का जो उतावलापन था, इन लोगों का जो पागलपन था, वो देखकर बड़ा मजा आ रहा था। लगातार ये लोग है डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे। भाई, मल्लाह का बेटा अगर डिप्टी सीएम बन गया, इतनी मेहनत करके वो इतना ऊंचाई तक पहुंच रहा है, तो बहुत मिर्ची लग रही है। और तुम्हारा कांस्टेबल मतलब रिटायरमेंट के बाद करोड़ों की संपत्ति लेकर बैठा है, उसका जवाब कौन देगा? जनता पूछेगी। इस बार इलेक्शन के बाद आपको जवाब देना पड़ेगा कि इतने पैसे और इतने
जो आप लोगों ने संपत्ति बना ली है वो संपत्ति कहाँ से लाई है, वैसे आप लोगों को तो करारा जवाब मिल गया होगा आज लगातार इतने महीनों से जो आप लोग बताइए डिप्टी सीएम कैसे, बताइए डिप्टी सीएम कैसे, आपके पास एक विधायक नहीं, डिप्टी सीएम कैसे, डिप्टी सीएम ऐसे, क्योंकि जनता का प्यार हमारे आदरणीय भाई। लेकिन प्रिया जी ये भी बड़ी विडंबना वाली बात है कि सीएम और डिप्टी सीएम की जो पार्टीज हैं वो 3 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी। इसमें 3 सीटों में सुगोली है, गोराबोराम है, बाबू बरही है। ये भी बड़ी विडंबना है। ऐसा गठबंधन, ऐसा महागठबंधन जहां सीएम और डिप्टी सीएम की पार्टीज आपस में लड़ रहे हैं। जी ऐसा है कि हमारे बीच में कहीं भी कुछ भी विडंबना नहीं है, चीजें हर कुछ क्लियर है। वो कह सकते हैं ना हम लोग क्लियर चीजों को पहले कर चुके हैं, लेकिन इनकी आदत है हम पे नजर बना के रखने की। तो हम लोग थोड़ा काम दिया करते कि चलो भाई कॉपी कैट, जैसे जीविका बहन का इन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि जीविका बहन 3 सीटों पर नाम वापस कौन ले रहा है प्रिया जी? या तो आप लड़ रहे हैं या नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो तो निकल गई जी। अब या तो समर्थन देना पड़ेगा या फिर फ्रेंडली फाइट जो आप कह रहे हैं, हालांकि हमें तो माहौल टाइट दिख रहा है पूरा। नहीं बिल्कुल सही है। आप इंतजार कीजिए ना, आज जैसे चीजें क्लियर हुई हैं, जिन लोगों को करारा जवाब मिला है वो चीजें क्लियर होंगी ना, ये चीजें क्लियर होंगी। जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम एट ए टाइम क्लियर हो सकता है कि जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसके प्रेशर से हम ये चीजें कर रहे हो सकता है कि ऐसी चीजें बैकग्राउंड में हो। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले एक लाइव पे बैठी थी, एक भाई साहब ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने बैठे चुप बैठो तुम्हें नहीं पता हम कौन हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं पीछे से। इन लोगों को हम कंफ्यूज करके रखना चाहते हैं कि हमारी इस सीट से कांग्रेस लड़ेगी कि आरजेडी, ये तैयारी करे तो किसके पीछे करे। तो अच्छा है आप पूरी कोशिश कीजिए, आप लोग ये पजल्स सुलझाइए, लेकिन हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे समय आने पे, और चीजें क्लियर होंगी समय आने पे। और इनका जहां तक ये रहा कि इन लोगों का जो हमेशा से कोशिश रहा है कि महागठबंधन में क्या हो रहा है, महागठबंधन में कौन सी चीजें हुई, किसके घर में क्या फूटा क्या टूटा, महागठबंधन में क्या टूटा, ये चीजें इन लोगों को जानने का बड़ा ये रहता है। इन लोगों के पास अपना कुछ एजेंडा नहीं है, हमारे एजेंडे पे काम करने की कोशिश रहती है। इसलिए तो 20 वर्षों में इन लोगों ने आज तक महिलाओं को कोई सुविधा नहीं दी पैसे को लेकर के, लेकिन एन मौके पे ऐसा क्या हुआ, इतना बौखला गए, इतने डर गए कि इनको 10,000 रुपए बांटना पड़ा। जीविका बहन को हर जितनी जीविका बहन महिलाओं को, उस मामले पर भी कर लेंगे बातचीत, लेकिन बयान बहुत सारे चले। उस बीच डॉक्टर राकेश रंजन जी मेरे साथ जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। राकेश रंजन जी थोड़े से लेट आए, लेकिन स्वागत है आपका बहुत बहुत। चर्चा दरअसल हमारी अब तक यही रही, और चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के उन बयानों से हमने किया था आगाज, जहां पर वो कह रहे थे कि टॉर्चर किया आरजेडी ने खूब। ये टॉर्चर करने वाली मशीन आरजेडी ने खरीदी कब से? राकेश रंजन जी बताइएगा कुछ इस पर। ये वही बयान ये लोग दे सकते हैं जो लोग खुद टॉर्चर करने पे विश्वास रखते हैं। ये जो सामंती और जो सोच होती है जिनकी, वो दूसरे पे आरोप अक्सर लगाया करते हैं। लेकिन अभी मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले कि खैर आपके लगातार ये सवाल पूछने पे कि इनका ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कब होगा, गोल गोल घुमाते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं दे। ये बता रहे थे हमारे 2 नेता है, एक नेता है जो पूरे देश को बर्बाद कर दिए और देश की संप्रभुता तक को भी बेच देना, और दूसरे नेता जो है बिहार को बर्बाद कर दिए और बिहार को इस मोड़ पे ला करके छोड़ दिए कि लगभग बिहार से 2.9 करोड़ लोग पलायन करने को मजबूर, इस चीज पे लाकर छोड़ दिए कि राकेश जी आ जाएंगे ना मुद्दों पर। दरअसल वो प्रिया जी कह रही कि हम पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां मैं एक बार फिर से रुकूंगा। टॉर्चर इसीलिए मुझे भी लग रहा है राकेश रंजन जी, फोन उठाने आपने बंद किए, गहलोत जी को चलकर लालू प्रसाद यादव जी के पास आके मिलना पड़ा, वहां शर्त रखी कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो फिर हम आगे बढ़े साथ में गठबंधन के, ठीक है। और आरजेडी वो पार्टी है जो 13 सीटों पर खिलाफ लड़ रही है, वीआईपी के भी, लेफ्ट दलों के भी और कांग्रेस के भी। और नाम वापस कौन ले रहा है? कांग्रेस वाले। आरजेडी नहीं ले रही, टच से मस नहीं हो रही, यानी टॉर्चर कर रहे हैं आप, कुछ तो कर रहे हैं, ऐसा जादू है मतलब। नहीं है, अपडेट होइए। बाकी मैं सूत्रों की खबर पे कोई जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसा कोई मेरा इंटेंशन भी नहीं है और ऐसा कोई। चलिए राकेश जी, मंटन सिंह ने नाम वापस लिया जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, आरजेडी के जो उम्मीदवार है वो भी तो नाम वापस ले सकते थे ना, दबाव बनाया। लेकिन अब आप स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन टीवी के सामने। हाँ, ये हमारे महागठबंधन के बीच में तय होगी कि कौन किस सहमति से कर रहा है।
अरे अब तो नाम भी वापस नहीं ले सकते हैं। प्रिया जी टेंशन में है, 3 सीटों पर आप खिलाफ लड़ रहे हैं, सीएम और डिप्टी सीएम आमने सामने यहाँ तो। सुने ना, हाँ, बाबू बरही, हाँ, सुगोली और बासिलगंज से लेकर के तमाम कई जगह का अपडेट हुई है कि अभी लास्ट न्यूज क्या है ना। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट होने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा। जो एनडीए के खेमा में है, ये सारे लोग तो शेर व शायरी सुना ही रहे थे। अभी मैं सुन रहा था, थोड़ा सा ये भी सुना देते कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। इसमें एक और था कि फजल को जीत है जहाँ पे बिजलियां गिराने की हम भी तमन्ना। चलो मुशायरा शुरू हो गया है बेबाक मुंसिफ के मंच पर। मुशायरा भी अब हमारे दर्शक जाहिर तौर पर सुन पाएंगे, देख पाएंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का होगा, क्योंकि ब्रेक के बाद बातें दरअसल बहुत करनी, क्योंकि जंगलराज दादागिरी तमाम आरोप लगाए हैं। सीएम फेस का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब जो हमले और जो बौछारें हुई, प्रशांत किशोर ने कहा 90 फेल है। जंगलराज याद आएगा तेजस्वी यादव का नाम एक बार फिर से सुनते ही, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, सब ने उसी बात का जिक्र किया। रविशंकर प्रसाद ने तो बारहा ये कहा कि 90 फेल बिहार को आखिर संभालेगा कैसे। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी से अगर शुरू करें तो वो तो बिल्कुल बेरोजगार हैं। राहुल जी पे सबसे पहले आते हैं ताकि किसी तरह करके उनको कहीं ना कहीं भाजपा कोई जगह दे दे, उनका कहानी बंद कीजिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा है, उसी राजीव प्रताप रूडी जी को अभी दिल्ली के एक चुनाव में क्या असर इन लोगों ने किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावों को थोड़ा अलग रखिए, ये विधानसभा का चुनाव है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि राजीव प्रताप रूडी जी हमारे सांसद है, मैं उसी जिला का हूँ, तो उनकी बोली हुई बातों का क्या वजन है, मैं बस ये बता रहा था। ठीक। अब ये बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 9वीं फेल की बात कर रहे हैं। अभी जो इनके वर्तमान डिप्टी सीएम है मुरेठा बाबू, जो कहते हैं कि हम काफी डिबिट देते हैं, उनका अगर प्रशांत किशोर जी पूछ रहे हैं कि उन्होंने वो एफिडेविट साल में पास वो किया, जो भी वो कह रहे थे एफिडेविट वो दिए है ना, लेकिन आपका कहाँ है? नहीं होता है वो। आपका कहाँ है एफिडेविट? मैं बता रहा हूँ तो उनका किस साल में उन्होंने मैट्रिक पास किया है, इसका जवाब आज तक बिहार की जनता को उन्होंने नहीं दिया है। नदीम अंसारी जो कायदे की बात करते हैं, अगर आपको चपरासी भी लगना है तो कम से कम आपको मैट्रिक पास होना पड़ेगा ना। आप पूरे राज्य की कमान संभालने वाले हैं, लोग पूछेंगे कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये तो आप संविधान में इस चीज का प्रावधान ला दीजिए। हाँ, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री चले जाएंगे। और नहीं थे क्या पढ़े लिखे लोग, या वो परिवारवाद को ढोना था? कोई परिवारवाद को नहीं ढोना है, वही तो कह रहे कि हमारे यहाँ आप ही बताइए ना। मैंने इससे पहले भी कहा, फिर कहिएगा आप एक ही बात को रिपीट करते हैं। जो गृह मंत्री जी के जो पुत्र हैं बीसीसीआई और आईसीसी में चेयरमैन बन जाते हैं, कौन सा वो क्रिकेट खेले? हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। राकेश रंजन जी आपसे लूंगा इस पर जवाब। आईपीसी के सेक्शन गिनवा दिए रविशंकर प्रसाद ने, 90 फेल का जिक्र कर दिया। प्रशांत किशोर जंगलराज को याद मतलब नाम लेकर याद दिलाने लगे कि तेजस्वी यादव का चेहरा देखते ही मन में जंगलराज रिपीट होने लगता है। राकेश रंजन जी। हाँ, एकदम सही बात कर रहे हैं। जितने भी सामंतवादी और मनुवादी लोग हैं ना, हाँ, वो जो सामाजिक न्याय का जो कार्यकाल है, जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय और लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बराबरी की जो स्थापित करने की जो पूरी एक मुहिम चली, वो जो समय है ना, सबको जंगलराज लगता है। लेकिन जो जनता है, जो शोषित वंचित समुदाय के जो लोग हैं, जिन्हें अपने खाट तक पे भी बैठने नहीं दिया जाता था, जिन पे मजदूरी करने के बाद भी उनकी मजदूरी यदि मांगने जाते थे तो उनको जान से मार दिया जाता था, ये सारे ऐसे लोग हैं, क्या शोषित वंचित समुदाय, अल्पसंख्यक, गरीब मजदूर, उनको सामाजिक न्याय का वो काल लगता है और उस काल पे वो गर्व करते हैं। तो इस पे हमें बहुत आपत्ति नहीं है, क्योंकि सामंतियों को ऐसा लगता है तो उसको लगने दीजिए। रही बात 9वीं फेल की और सारी चीजें, तो बात यह है कि वो तो झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। अभी तो कह रहे थे इसमें पैनल में बैठे एक साथी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रधानमंत्री के क्या डिग्री आए तक दिखाए नहीं। लेकिन राकेश जी, क्या ये सही होगा आईआरसीटीसी घोटाले में जो व्यक्ति दोषी साबित हुआ है, जिस पर आरोप तय किए जा चुके हैं, वो एज ए सीएम बिहार की जनता के बीच आप जज नहीं बनिए, नहीं, अभी आप जज नहीं बनिए। जजमेंट आएगा, उसकी अपील जाएगी, कोर्ट के ऊपर भी अपील है, अभी जज नहीं बनिए।
है ना, तो फैसला आएगा। नहीं, आरोप तय हुए है ना, बहुत आरोप सारी तय बात हुए है ना। अरे आरोप तय हो जाना, चार्जशीट हो जाना, अरे जो जांच रिपोर्ट सीबीआई ने दी है उस पर आरोप तय किया ना कोर्ट ने। सुनिए ना, इनके कितने लोग जो हैं, जो इनमें कौन सी योग्यता है, करप्शन करने वाले भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, वो उसमें बहुत भ्रष्टाचार की योग्यता के अलावा और कोई योग्यता तो है नहीं। कुणाल किशोर जी, सारी व्यवस्था भ्रष्ट आपके यहाँ पर है और आप दरअसल ये कह रहे हैं कि वहां जो है मामला खराब है, जंगल राज आ जाएगा। और मुझे दरअसल ये भी समझ में आ रहा है कि अगर 20 साल आपने सरकार चलाई है, अब भी आपको बार बार जंगल राज को याद दिला दिला कर वोट मांगने पड़ रहे हैं। गंभीरता है इस सवाल में बहुत ज्यादा। देखिए, ये सवाल वो कर रहे हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं जिस पार्टी का इतिहास आपराधिक मामलों, अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। अरे प्रतिदिन पटना में 8-9 मर्डर हो रहे हैं साहब, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये जंगल राज नहीं है, ये रामराज है। रामराज में प्रतिदिन 800-9 मर्डर हो सकते हैं। मतलब ये किस सोर्स से आपको पता चल रहा है कि पटना में 8-9 मर्डर हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बगल के राज्य झारखंड में और यूपी में या अन्य राज्यों में रामराज चल रहा है, या आप जहाँ पे से आप चैनल चला रहे हैं हैदराबाद, क्या उस राज्य में रामराज चल रहा है? तो अपराध एक मानवीय प्रवृत्ति है, अपराध की संख्या या दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, उसे शून्य नहीं किया इतने अपराध हुए कि पुलिस के अधिकारी कहने लगे कि किसान जो है जिनके पास फसल उगाने का समय नहीं है, सीजन थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, वो आ रहे हैं पटना में और मर्डर करके जा रहे हैं। मतलब इतना शर्मनाक एक बयान उस वक्त दिया गया था। मैं आपको याद दिलाऊं क्या बैठ के? नहीं, मुझे याद है और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, अगर डे टू डे, मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर एनालिसिस करेंगे तो आज भी बिहार में अपराध का दर 15 बड़े राज्यों से कम है। और मैं ये कोई अपनी मुंह से नहीं बोल रहा हूँ या मेरा मत नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। तो बिल्कुल बिहार में अपराध कम है। और मैं बता दूं, जिस सरकार से आप तुलना कर रहे हैं या जिस पार्टी से हमारी तुलना बनाते हैं पोस्टर, बिहार में अपराध बहुत ज्यादा है, जिस पार्टी से हमारी तुलना हो रही है, वो 15 राज्य में, उसके बाद बिहार का नंबर बता रहे हैं। आप टॉप 3 में शामिल करते हैं बिहार को। महिलाओं पे हिंसा, मैदान के पास जो खेमका जी का मर्डर हुआ था वो क्या है? आज पिछले 3 महीने में जो पटना के बड़े व्यवसायियों की जो मर्डर हुई है, एनालिसिस किया सकता है क्या? एक पिकुलर घटना क्यों नहीं किया जा सकता? तो आप जब एक उद्योगपति को आप सुरक्षित नहीं रखते हैं, तो आम जनता को आप कैसे सुरक्षित रखने की बात कर सकते हैं? गलत आंकड़ा कुणाल किशोर जी, मैं यहाँ गलत कहा हूँ? अगर बिहार में, अगर पटना में रोजाना 809 मर्डर हो रहे हैं, मैं गलत हूँ इसमें? ये मैं गलत आंकड़े दे रहा हूँ यहाँ पर बैठ के? बिल्कुल गलत आंकड़े आप दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग होती है, आज तक अपराधी कौन था ये नहीं पता। अस्पताल के अंदर गोलियों से बंदे को घूम के लोग चले जाते, निकल जाते, उसमें अस्पताल की लापरवाही सरकार का कुछ नहीं है। तमाम ये चीजें, तमाम ये खबरें हमने दिखाई हैं, बड़े तभी तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपको एक ऐसा अपराध गिना सकते हैं जिसमें अपराधी पकड़ा नहीं गया हो, या अपराधियों को ट्रेस नहीं किया गया हो? तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग हुई, वो अपराधी कौन से जेल में बंद है बताइएगा कुणाल किशोर जी। क्या प्रिवेंशन? कुणाल किशोर जी, तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, वो अपराधी कौन थे, कहाँ, कौन सी जेल में बंद है, वो डिटेल मुझे दीजिएगा आप। बिल्कुल उसी दिन उसको कौशल नगर से एक मिनट थोड़ा शांति सुनिए ना, मैं सुन रहा था आपको। मैं सब बताता हूँ, दोनों घटना के बारे में बता दे रहा हूँ। जो आप घटना तेजस्वी यादव जी के घर की बात, बाहर की बात करें, उसी दिन कौशल नगर से वो आदमी पकड़ा गया और वहीं के बेऊर जेल में भेजा गया। राकेश रंजन जी झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव लगातार। राकेश रंजन जी आज भी तेजस्वी यादव यही कह रहे थे कि वो अपराधी पकड़े नहीं गए। कुणाल किशोर जी नाम बता रहे हैं बाकायदा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, और आप कहेंगे राकेश रंजन जी झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। एसएसपी का प्रेस रिलीज भी मैं भेज सकता हूँ। राकेश रंजन जी, एसएसपी ने घटना राकेश रंजन जी किया है, उस तेजस्वी यादव झूठ बोलते हैं, आज भी झूठ बोल रहे थे। कुछ भी बोला जा सकता है, इसीलिए ना कह रहे हैं कि ये तो पूरी एनडीए जो है, प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम तक झूठ का पूरा झूठ तो ये लोग बोलते आए हैं, क्योंकि इनके गृह मंत्री आकर के यहाँ पर बोलकर जाते हैं कि हमारे जो नेता है वो नीतीश कुमार होंगे, और ये लोग हैं कि सही बात बोलने के लिए सामने नहीं आते हैं। और जब इंसान की जान चली जाएगी तब वो लोग जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने फायरिंग की थी, वो लोग को ये लोग सामने नहीं लाएंगे, ना ही वो कभी दिखेंगे, क्योंकि
वो जो फायरिंग किसने करवाई थी, वो जो हमला जिसने करवाया था, उसको ये लोग सब सामने कभी आने नहीं देंगे। क्योंकि धीरज जी अब आपका पक्ष मैं जानना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा। सरकार में आप बने, सरकार भले ही आप नहीं चला रहे, लेकिन बहुत बड़े जिम्मेदार सरकार में रहने के आप भी है। क्या ये तरीका सही है कि 20 साल पहले के जंगल राज को जिक्र किया जाए, बार बार गिनवाया जाए, उस जंगल राज से डराया जाए, फिर अपने हक में वोट मांगे जाए? या फिर अपने सुशासन की जिसकी आप बात लगातार कर रहे थे वो इस बार नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि छठ पूजा में ट्रेनों में लटक लटक कर जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, आप नहीं दर्शा पा रहे हैं कि सुशासन। अब आप मुझे जवाब देने दीजिएगा, मैंने बड़े देर से सबको सुना। हाँ। ठीक है, कह रहे जंगल राज की बात। जंगल राज रिटर्न हम नहीं करना चाहते। जिन युवा नेता को इन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री घोषित किया है, वो पूरे मन से नारा लगाते हैं कि सैयद शहाबुद्दीन अमर रहे। शहाबुद्दीन कौन है? जिन पे सीबीआई में चार्जशीटेड है, जिनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों हत्याओं का आरोप है। मैं इनसे राकेश रंजन से पूछना चाहता हूं, मारा गया था राजेश रंजन यादव। आप मेरी बात सुनिए, गौर से मेरी बात सुनिए और धैर्य से सुनिए। राजेश रंजन यादव पत्रकार की हत्या हुई थी, आपने चंदा बाबू के बच्चों को पिघला के मार दिया तेजाब से। आप लोग कहाँ थे? जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर को दिन दहाड़े मरवा दिया गया। आप लोग कहाँ थे? बिहार के एक आईपीएस को सरेआम मारा इसी नेता ने। आप लोग कहाँ थे? आप बात कर रहे कानून व्यवस्था की, और आपका वही युवा नेता भरे मन से ये नारा है कि शहीद शहाबुद्दीन अमर रहे, तस्लीमुद्दीन अमर रहे, जिन पे सीबीआई में चार्जशीटेड है ये दोनों लोग। मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि ये जंगल राज रिटर्न होने की तैयारी हो रही है? हम क्यों नहीं कहेंगे? हमको पूरा अधिकार है कहने का। लेकिन धीरज जी अब भी बात वही है ना, धीरज जी अब भी बात वही है। आप उनके जंगल राज के पीछे अपने कौन से राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उस पर आप जवाब नहीं देंगे। मेरी बात कहने दीजिए, आप उस पर जवाब नहीं देंगे। क्या मैं जो आंकड़े बता रहा हूं वो गलत है? कौन से आंकड़े बताए आपने? क्या पटना में रोजाना 809 हत्याएं नहीं होती है? ये ऑर्गेनाइज क्राइम का दौर नहीं है साहब। जो मारना, जिसने मारा खेमका को 24 घंटे के अंदर मारा गया उसको, और जितने भी रहे ना एक दूसरे के प्रतिपक्ष के क्राइम रहे, ये कहीं ना कहीं सब लोग रिलेटेड थे आपस में। आप भी केस उठाइए, डायरी उठाइए और पढ़िए। और जो लोग कह रहे हैं कि आज क्राइम हो रहा है, इनके जमाने में कोई पुलिस एफआईआर नहीं करा पाता था। ये बड़ा अच्छा है धीरज जी, नदीम अंसारी जी, बहुत अच्छा है। आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहिए, लेकिन हम जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। उनके समय में ज्यादा मर्डर होते थे, हमारे समय में कम मर्डर होते हैं। ये बड़ा अच्छा तर्क है। 20 वर्षों में वो चीजें आपने क्यों नहीं की? और आप जो कह रही थी मैडम, आप मेरी बात सुनिए। आपने बेरोजगारी पे सवाल उठाया। अरे आपके नेता को तो रोजगार हमारी पार्टी ने दिया। आपके नेता को तो रोजगार हमारी पार्टी ने दिया। मुकेश सहनी जी को सबसे पहले हमने, एनडीए ने उनको नेता बनाया, मंत्री बनाया। आपकी तो बेरोजगारी दूर की हमने, आपकी तो बेरोजगारी दूर की हमने, आपकी पार्टी, पूरी पार्टी की बेरोजगारी दूर की हमने। राष्ट्रीय जनता दल की पूरी पार्टी की बेरोजगारी दूर की नीतीश कुमार जी ने। मामला जो है वो बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुका है, उन्हीं को चैलेंज करते हैं। आप महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात कैसे कर सकते हैं आप? महिलाएं बिहार में सबसे अच्छी स्थिति में है। आप आइए, ग्राम पंचायतों में 50% रिजर्वेशन देके उनको राजनीतिक रूप से सशक्त किया। स्कूल ड्रेसेस देके हमने उनको स्कूल जाने के लिए मोटिवेटेड किया। 90s के दशक में देख लीजिए क्या था शिक्षा का रेशियो, 71% से ज्यादा उनका ड्रॉप आउट रेशियो था। ये सब इसी सरकार ने किया। हमने उनको यूनिफॉर्म, हमने उनको साइकिल देने का प्रोत्साहन दिया, हमने उनको ग्राम पंचायतों में रिजर्वेशन दिया, हमने जीविका जैसे आपका नदीम अंसारी जी सशक्त किया। कौन से दौर में है आप लोग? कहाँ की बात करते हैं आप लोग? अंसारी जी दोनों दौर कंपेयर करके दिखाते हैं धीरज जी ने, अब उस पर जवाब आपका। कहाँ से बात करते हैं? कौन से दौर की? ना डाटा है, ना कुछ जानकारी है, ना कोई मैनिफेस्टो है। झूठ सच बरगलाना। बिहार की जनता ने जवाब इस पर। राकेश जी, हाँ ठीक है, धीरज जी हो गया। धीरज जी लंबा चौड़ा आपने पूरा अपना बयान स्टेटमेंट रख दिया, जवाब ले लेता हूँ। नदीम जी दोनों दौर कंपेयर करके दिखाएं, आपका दौर बुरा है, यही कह रहे हैं वो। इनकी जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ। उस दौर से बुरा दौर में अभी हम गुजर रहे हैं। ये जंगल राज, देखिए इनके पास दो ही मुद्दा है, 20 साल बिहार में शासन करने के बाद और 11 साल केंद्र में शासन करने के बाद। बिहार की बात कीजिए तो ये जंगल राज का भय दिखाएंगे, जंगल राज की बात करेंगे, ये कल्पना करते हैं जंगल राज। और केंद्र में अगर बात कीजिए तो प्रधानमंत्री कहेंगे नहीं, नेहरू जी जिम्मेदार हैं। और जब इनसे बात की थी, इतिहास की बात छोड़िए, वर्तमान में आइए। अभी आइए कि ये लोग जो वोट चोरी करते हैं, आज कर्नाटक की एसआईटी की रिपोर्ट को आप देखिए, वहां पर 80 रुपए पर वोटर के नाम को काटने का इन लोगों ने पेमेंट किया हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है।
इनको कहीं से कोई हक नहीं है कि शासन और कुशासन की बात करें। ये लोग पूरी तरीके से भ्रष्ट है। एनडीए का मतलब क्या होता है कि नॉन डेमोक्रेटिक। पूरे बिहार में दर्शकों को बता दूं, एक बड़ा नैरेटिव दरअसल ये चलाने की कोशिश कर रहा है महागठबंधन कि नीतीश कुमार सीएम बनने के अब लायक दरअसल वो नहीं बचे हैं। एक वीडियो है जिसको अब लगातार आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी अपने सोशल मीडिया पेजेस से शेयर करी। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद इस चर्चा में मैं आगे बढ़ूंगा। कुणाल किशोर जी, क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से ऐलान दरअसल नहीं कर पा रहे हैं आप, दबाव भी नहीं बना पा रहे हैं? कोई वजह नहीं है। वजह आप लोग तलाशते रहें, विपक्ष के लोग तलाशते रहें। बिहार में एक ही वजह है, वो है नीतीश कुमार जी का विकास मॉडल। अरे यही तो कह रहा विपक्ष के नीतीश कुमार जी की मानसिक हालत अब ठीक नहीं है, बिहार को संभालने की ताकत उनमें नहीं बची है। और इस वीडियो में मैं भी देख पा रहा हूं थोड़ा सा। तो नीतीश कुमार की मानसिक हालत बिल्कुल सही है, मानसिक हालत उनकी गलत है, राजनीतिक मानसिक हालत। चलो प्रिया जी से समझता हूँ। प्रिया जी, आपत्ति क्या है अगर रमा निषाद को उन्होंने माला पहना दी, क्या आपत्ति है? आप उनकी मानसिक स्थिति का कैसे अंदाजा लगा रहे हैं? देखिए, वो जिस डेजिग्नेशन पे है, हम सब जानते हैं कि एक राज्य का सीएम होना बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। अगर आप किसी भी महिला को ऐसे ही मतलब इतने बड़े डेजिग्नेशन पे होने, 20 वर्षों से लगातार वो मतलब सत्ता में बैठे हैं और उनको ये चीज पता होनी चाहिए। और मैं उन पे आलोचना नहीं कर रही हूँ। देखिए, उनकी अभी स्थिति जो है, मैं मानसिक स्थिति नहीं बोलूंगी, वो उम्र में बड़े हैं, लेकिन अभी जैसी स्थितियां सामने आ रही हैं, जनरली महिलाओं को जब फूल देते हैं, वो आपने देखा होगा वीडियो में भी कि वो ऐसे ऐसे लेने की कोशिश नहीं की, वो क्या ये सही था बिल्कुल माला पहना देना? लेकिन उनको मतलब उनके पास वो काम नहीं कर रहा है कि आप मतलब कि वो उनको हाथ में लेना है कि उनको माला पहनाना है। धीरज जी, आपका रिएक्शन इस पर? अभी मानसिक रूप से थोड़े बीमार चल रहे हैं या वही आरोप लगा रहे हैं प्रिया जी, जो सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मानसिक तौर पर ठीक नहीं है नीतीश कुमार जी। आपका रिएक्शन धीरज जी, आवाज लूंगा आपकी। वो बिहार को कैसे संभालेंगे? प्रिया जी थोड़ा सा। हाँ, सिर्फ अभी सीएम का सिग्नेचर ले रहे हैं। धीरज जी, अब आपकी बारी, बोलिएगा प्लीज। कि बिहार की जनता जो है इस पे रिएक्शन लगातार दे रही है, वो पूरी तरह से। धीरज जी, क्या ये सही है एक विवाहित महिला को माला पहना देना? कल्चरल है ये आपके यहाँ? क्या एक विवाहित महिला को मंच पर माला पहनाना सही है, दुरुस्त है ये चीज? मैं कह ही रहा हूं कि बिहार की जनता का जब इस पे रिएक्शन बड़ा फेयर है तो इनको विपक्ष का। अरे अगर लालू प्रसाद यादव जी पहना दिए होते कोहराम मचा देते आप अब तक। नहीं, लालू के बारे में बिहार की जनता फेयर है, बिहार की जनता देख रही है। कमाल की राजनीति है ये भी। सामाजिक न्याय की बात उनके प्रवक्ता कह रहे थे, केक तो कटवा रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी की। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। देखिए, आपकी बारी का सवाल पूछ रहा हूँ, आप वहाँ केक के वहाँ पहुंच गए। बिल्कुल, दरअसल ये चिंता का विषय है। कुणाल, वापस लूंगा आपका रिएक्शन। क्या मानसिक स्थिति ठीक है सीएम नीतीश कुमार की? क्योंकि मुझे इस वीडियो के जरिए से बहुत सारी चीजें लग रही है। संजय झा ये भी कह रहे थे कि हाथ में दीजिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं बड़े गजब आदमी हो भाई, पहनाने दीजिए। देखिए, अब आपसे कुणाल किशोर, जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वीआईपी की महान प्रवक्ता वरमाला और विजय माला में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, कुणाल किशोर जी 61 वर्षीय महिला को माला पहनाकर क्या संकेत देना चाह रहे थे सीएम नीतीश कुमार? इतना समझा दीजिए। 60 वर्ष या 11 वर्ष का क्या मामला है? राजनीतिक जगह पे, राजनीतिक फील्ड में अगर किसी को कोई माला, विजयश्री का माला पहना रहा हो, विजय माला पहना रहा हो, उसे आप किस विचारधारा या किस रूढ़िवादिता? शाम 4 बजे आप ही के प्रवक्ता जुड़े थे, वो कह रहे थे बेटी इसलिए बहना दी होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपसे वो माला वाला उम्र यहाँ पर मैं इंक्लूड इसीलिए कर रहा था। नदीम अंसारी जी, आपका रिएक्शन? क्या बिहार को संभालने के लायक नहीं बचे हैं सीएम नीतीश? सार्वजनिक जगह पे माला पहना देना क्या गलत नहीं है? नदीम अंसारी जी, आप बताइए गलत क्यों है? एनडीए वालों का जो एक अपना वे ऑफ वर्किंग है ना, कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, तो इस तरीके से लोग जो चीजों को जो रखते हैं कि अब उनसे आप पूछे तो चले गए केक पे,
बात पूछिएगा आम का तो ये बताएंगे केला का पेड़ ऐसा होता है। नदीम अंसारी जी, मीम्स बहुत देखते हैं आप, वो कुत्ता वाला जो मीम यहाँ फिट किया ना आपने। राकेश रंजन आपका लूंगा इस पर लास्ट रिएक्शन, जो होगा क्योंकि सबसे बड़ा निशाना इस पर साधा है तेजस्वी यादव ने। वीडियो वायरल होते ही सबसे पहले कैच किया तेजस्वी ने। देखिए, इतना सब होने के बावजूद हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी, उनको बहुत सम्मान से चाचा जी बोलते हैं, लेकिन ये अलग बात है, जनता ये पूछ रही है, सिर्फ तेजस्वी जी नहीं, कि आखिर सही में सिर्फ वही नहीं कि सरकार चला कौन रहा है। ये लोगों को, किन लोगों के खेमे में बैठ गए हैं, सरकार भू माफिया चला रहा है कि बालू माफिया चला रहा है, कि आपको बालू माफिया चला रहा है कि आपका शराब माफिया चला रहा है। तो जनता पूछ रही है, जनता देख रही है। ठीक है, जनता दरअसल पूछ भी रही है। मौका 6 और 11 को है, 14 को नतीजे भी आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप पांचों प्रवक्ताओं का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त रहता तो शायद मैं और भी बात कर पाता, लेकिन दर्शकों को फिलहाल मैं यहाँ पर ये बता दूं, एक तरफ महागठबंधन जिसने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है, और एनडीए इस सीएम चेहरे के साथ जंगलराज, दादागिरी, गुंडाराज को जोड़ने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ जहां सीएम नीतीश का चेहरे का शायद ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उनके मन में दरअसल ये चल रहा है, लेकिन नैरेटिव ये बन रहा है कि सीएम नीतीश अब बिहार को संभालने के लायक नहीं बचे हैं। इन दोनों नैरेटिव का जवाब दरअसल 14 नवंबर को आएगा सामने। विभाग मुंसिफ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।